गुड इवनिंग आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। यस सर, गुड इवनिंग सर। क्योंकि आज हम जीएस में जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो डीपीएसपी शुरू करेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। इसको राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहा जाता है। इसको संक्षिप्त में क्या कहा जाता है? डीपीएसपी। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इस बार देखिएगा एलटी के पेपर और पीसीएस के पेपर उत्तराखंड में थोड़ा सा कठिन आया था। तो उसी के मद्देनजर क्या हो सकता है कि जो आपका डीएलएड के पेपर हो तो वो भी थोड़ा सा कठिन पूछे। तो इसलिए क्या है, थोड़ा तैयारी हम लोग राइट इस तरह से करें, जिससे क्या होगा मैक्सिमम नंबर मिल सके। क्योंकि आप लोग देखिएगा एलटी के पेपर में क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, थोड़ा डीपली पूछ लिया था। जो पिछली बार जो एलटी का पेपर हुआ था उससे ज़्यादा डीपली पूछ लिया था। उसी हिसाब से क्या है, हम लोग चलेंगे कि कोई चीज़ रह ना जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो वो सही से होता है। इजी और जो कठिन दोनों मिला के चलेंगे। चलिए वो अलग बात है। देखिए, ये जो बीपीएसपी है यानी स्टेट पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। समझिएगा, इसको कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड जो एक देश है यूरोप में, वहां से क्या है, इसको अडॉप्ट हमने किया है। ठीक है, उसको हमने अडॉप्ट। और ये हमारे संविधान के जो पार्ट 4 यानी जो हमारे संविधान के भाग है उसमें से भाग 4 में यानी 4 में इसको रखा गया है। और आर्टिकल 36 से लेके 51 में क्या है, इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट आपका 4 है। और आर्टिकल 60 36 से लेके 51, जैसे 35 तक आपको क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में बताया। मौलिक अधिकार आप लोगों को पिछली क्लास में हम लोग को बताया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, अब पहले देखिए आपको बता दें कि जब मौलिक अधिकार का यानी फंडामेंटल राइट का जो वायलेशन होता है, यानी इसका जब उल्लंघन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस अंतर्गत जा सकते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। और आर्टिकल 226 यानी 226 के अंतर्गत क्या है, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो डीपीएसपी है इसमें क्या है, हम अगर इस डीपीएसपी का अगर उल्लंघन भी हो जाता है यानी वायलेशन भी होता है, तो हम क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते। हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसको पहली बात है, ये न्याय योग्य नहीं है। ये क्या नहीं है, न्याय योग्य। न्यायालय में हम उसको लेके नहीं जा सकते। अब तो जब न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं तो ये हमारे संविधान में रखा क्यों है? और सवाल तो यही बनेगा ना, जब हम इसको लागू करने के लिए हम न्यायालय में यानी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, तो इसको रखने की आवश्यकता क्या है? देखिए, रखने की आवश्यकता ये है कि सरकार कोई भी प्लान जब बनाती है, मतलब योजना बनाए, यानी सरकार गवर्नमेंट कोई भी प्लान जब बनाए, तो प्लान बनाने से पहले डीपीएसपी को क्या है, ध्यान रख के बनाए। गवर्नमेंट कोई भी हाँ समझता पॉलिसी सर। पॉलिसी बना है, उसको डीपीएसपी को क्या करना है, डीपीएसपी को क्या ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी को ध्यान में रख के बना है। जिससे क्या, देखिए डीपीएसपी का मेन मतलब होता है, इसमें 3 प्रकार के सिद्धांत दे रखे हैं। देखिए, हमारे जब प्रियम्बल आप संविधान बताया था तो उसमें बताया था कि देखिए हमारे देश में जो प्रियम्बल है उसमें समाजवाद है यानी सोशलिस्ट है। उसके बाद गांधी जी का जो लंबे अनुभव रहा हमारे नेशनल मूवमेंट में, उनका अनुभव रहा। और यहाँ पे क्या है, कुछ बौद्धिक यानी जो हमारे, देखिए हमारा जो पुराना कल्चर है ना, वो कल्चर ज्ञान प्रधान है। इसलिए देखिए भारत को हमेशा बोलते हैं कि विश्व गुरु बनना चाहिए। आप लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो देखिएगा हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं। अब गौतम बुद्ध जैसे संत हुए जिनको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये जो संत है या जो हमारे जो पुराने जमाने के जितने भी ऋषि मुनि है, उनका जो थॉट है उनको भी क्या है, जिंदा रखना है। तो बोलो कैसे जिंदा रखना है? ये गौतम बुद्ध ने कहा कि पशुओं पर, जीवों पर दया करो। तो जीवों पर दया करो, तो इसलिए हमारे यहाँ पे भी जो यूजफुल एनिमल्स होते हैं उनको मारने पर प्रतिबंध है।
आप लोग जानते हैं टाइगर वगैरह को, गाय वगैरह को बचाने का मेन मतलब क्या है कि वो हमारे लिए क्या इन्वायरमेंट और हमारे इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज है उसके लिए क्या है वो यूजफुल है, इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो अलग बात है कि बहुत से लोग मांसाहारी और शाकाहारी होते हैं जो अपने, देखिए मांसाहारी शाकाहारी का भी क्या है कि अपना क्लाइमेट के अनुसार होता है, वो किसी के व्यक्ति के बस में नहीं होता है। ठीक है, वो भी एक प्रकार से क्या होता है हमारे क्लाइमेट के अनुसार भी बदलता है। तो डीपीएसपी को मेन लाने का मतलब था कि हमारे यहाँ पे जो योजनाएं बनाए जाए, प्लान बनाया जाए सरकार द्वारा, तो उसको ध्यान में रख के बनाया जाए। तो यही डीपीएसपी का है और इसको हम न्यायालय में नहीं रखते। तो ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया और इसमें हम कोई न्यायालय में क्या है इसको लेके नहीं जा सकते हैं। ये डीपीएसपी के क्या कुछ विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। आप देखिए डीपीएसपी को हम अलग अलग तरह के पढ़ते हैं कि इसमें समाजवादी वाला क्या क्या गुण है। ये समाजवाद यानी जो सोशलिस्ट है, ठीक है, सोशलिस्ट देखिए अगर हम आप लोग अगर प्रियम्बल थोड़ा सा वो देखे होंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो सोशलिस्ट है ना वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, उसको कहते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो डेमोक्रेटिक अलग होता है, देखिए चाइना हो गया, रशिया हो गया ना, वहाँ पे जो सोशलिस्ट है वो दूसरे टाइप का सोशलिस्ट है। तो हमारे यहाँ पे जो सोशलिस्ट है वो कैसा है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, लोकतांत्रिक क्या है समाजवाद, उसको ध्यान में रखिए। देखिए पहली है आर्टिकल 38। ठीक है, आर्टिकल 38 में बोलता है कि हमारे यहाँ पे जो, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय है हमारे प्रियम्बल में। एक है सोशल जस्टिस, एक है इकोनॉमिक जस्टिस और एक है पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 प्रकार के न्याय आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको क्या है बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब लोग सामाजिक देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे क्या है अमीर गरीब रहते हैं, बहुत सारे महिला पुरुष रहते हैं, तो उनको क्या है सामाजिक रूप से बराबर बनाना बहुत जरूरी है। आरक्षण क्यों दी गई है सामाजिक रूप से, देखिए आरक्षण एक बार ध्यान नहीं देना, ये रिजर्वेशन है ना वो आर्थिक रूप से बराबर करने के लिए नहीं दिया गया है। रिजर्वेशन जो दिया गया है वो क्या है सामाजिक रूप से जो पिछड़ चुके थे उनको समाज में एक बराबरी के स्तर पर लाने के लिए क्या रिजर्वेशन दी गई, इसको ध्यान रखिए। इकोनॉमिकल, देखिए इकोनॉमिकल में क्या है हमारे यहाँ पे बहुत सारी देखिए एक योजनाएं चलती है जो गरीब लोग हैं उनके लिए देखिए बहुत, देखिए क्या है बच्चों के लिए मिड डे मील है, फ्री एजुकेशन है, उसके बाद वृद्धा पेंशन दी जाती है। तो ये क्या है इकोनॉमिकली रूप से उनको क्या है इम्पावरमेंट बनाने की बात की है। या महिलाओं के प्रति क्या था, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं क्या है सबसे ज्यादा वनरेबल है, वो क्या है एकदम नीचे कह सकते हैं, क्योंकि उनका रोजगार में इतना मजबूत पकड़ भी नहीं है और उनका जो सामाजिक स्टेटस भी क्या है तो उतना बढ़िया अभी भी नहीं है बना हुआ है। उसके बाद राजनीतिक न्याय क्या है, यानी पॉलिटिकल जस्टिस क्या है। देखिए पॉलिटिकल जस्टिस बनाने के लिए क्या है पंचायती राज लाया है। अगर पंचायती राज में क्या है गांव के लोग अपना सरकार चुन सकती है, यानी गांव के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनके लिए क्या गांव के लोग खुद जिम्मेदार है और अपने जो अच्छे लोग हैं उनको चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे चीज क्या है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, उसके बाद जो पॉलिटिकल जस्टिस, ये आर्टिकल 38 में बताया गया है। उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद 39 में क्या बताया गया है कि जो राज्य है उनमें क्या है जो हमारे यहाँ पे सिटीजन है नागरिक है उनको क्या है पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना। रोजगार के क्या है साधन, इसलिए सरकारी नौकरी निकाली जाती है। उसके बाद और भी बहुत सारी रोजगार के लिए क्या होता है अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी या प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग वगैरह बहुत सारी चीज दी जाती है। तो ये काम किसका है सरकार क्या है जब नीति बनाती है तो उसको ध्यान में रख के क्या होता है ये सारी चीज क्या है एक्टिविटीज ये लोग करते हैं, इसको ध्यान रखिए। उसके बाद क्या है जो हमारे यहाँ पे जो श्रमिक होते हैं जो मजदूर होते हैं लेबर होता है उनको क्या है उनके स्वास्थ्य वगैरह को सुरक्षित रखने के लिए देखिए लेबर लॉ बने हुए हैं, ये सही है। क्योंकि बच्चों के बचपन और युवाओं के शोषण ना हो, देखिए बच्चों के जो बचपन होता है और जो युवा होता है उसको शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही क्या होता है आगे जाके एक सशक्त नागरिक बनता है, उसको भी ध्यान रखना। अब देखिए आर्टिकल 41 क्या कहता है। आर्टिकल 41 में हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है यानी बेरोजगार जो है, बुढ़ापा है, बीमारी है, विकलांग से जो है उसको क्या है उसको शिक्षा पाने का सर्वोच्च क्षेत्र पाने का रहेगा। देखिए आप लोग जानते हैं विकलांग को लिए क्या होता है रिजर्वेशन है अलग से।
उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। जो बुढ़ापा है उसका क्या है, बुढ़ापा पेंशन है, जीवन बीमा, बहुत सारी चीजें इसमें दे रही है। बेरोजगारों के लिए क्या अलग अलग सुविधाएं दी जा रही है। तो ये सब क्या है, इसमें बात की गई है आर्टिकल 41 में की गई है। और 42 में क्या किया गया, राज्य न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने पर मातृत्व राहत। देखिए जो लेडीज होते हैं, जो फीमेल्स होते हैं, उनको जो मातृत्व लाभ होता है, जो इनके डिलीवरी हो या जैसे क्या होता है जब डिलीवरी होता है उससे पहले उनको क्या होता है 26, अभी देखिए क्या है 26 वीक तक क्या होता है, उनको क्या होता है सरकारी नौकरी में राहत मिलती है। 26 सप्ताह क्या होता है छुट्टी ले सकती है वित्त वेतन के, नहीं सैलरी मिलेंगी उनको। ठीक है। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे नियम बनाए हैं कि जो भी महिलाएं होते हैं उनको महीने में 1 दिन के लिए छुट्टी दी जाएगी। ये बहुत सारी चीजें किया जाए ना, तो भारत उसके बाद बच्चों के लिए किया जाता है। ये जो योजनाएं है ना, ये सब देखिए आप लोगों ने एक योजना का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय पोषण योजना, जिसको न्यूट्रिशन पॉलिसी कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो माताएं होता है आंगनबाड़ी के माध्यम से माता और बच्चों को क्या होता है दलिया, दाल वगैरह, अंडे वगैरह सब की जाती है, अगर आप लोग जानते हैं तो ये क्यों की जा रही है, क्योंकि बच्चों का और माता का स्वास्थ्य, देखिए अगर स्वास्थ्य माता नहीं होंगे तो बच्चे स्वास्थ्य कहाँ से होंगे। यानी स्वास्थ्य नागरिक के लिए सबसे पहले क्या है, स्वास्थ्य माता चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा अलग होता है कि शादी ब्याह में ज्यादा खर्चा करता है, जब बच्चे को जो प्रोसेसिंग होता है वो प्रोसेसिंग क्या होता है उसमें खर्चा कम करते हैं। तो इससे क्या होता है, अब जब माता स्वस्थ नहीं होगा तो सशक्त नागरिक कहाँ से पैदा होगा, बच्चे कहाँ से पैदा होगा। इसलिए क्या है, माता और बच्चे दोनों का क्या होता है ख्याल रखना जरूरी। एक बात ध्यान दीजिए, अगर कोई बच्चा कुपोषित हो जाता है, माल न्यूट्रेट हो जाता है, तो उनकी जो इफिशियंसी है, यानी जो कार्य क्षमता होती है वो लगभग 15% कम हो जाता है। जो एक स्वस्थ बच्चे से क्या होता है कम होता है। बताइए हमारे यहाँ जब बच्चे क्या है 15% कम जो पैदा होंगे दुनिया से, तो हम विश्व गुरु और महान शक्ति या महाशक्ति देश कैसे बन पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, बच्चों का सशक्त होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए माता का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए क्या होना चाहिए कि महिलाओं को सबको एजुकेशन देना चाहिए और बढ़िया एजुकेशन देना चाहिए, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को ज्यादा एजुकेशन देनी चाहिए, उसको भी ध्यान रखिए। अगला है आर्टिकल 43। देखिए 43 में ये बोलता है कि जो भी लेबर वगैरह होते हैं उनके जीवन को स्मूथ करने का प्रयास। देखिए जो भी कामगार होते हैं, लोग काम करते हैं ना, तो वहाँ पे सेफ्टी होना बहुत जरूरी है। आप लोग अगर कोई जानते होंगे जो कंपनी वगैरह में क्या होता है आजकल देखिएगा, जो फायर के लिए सेफ्टी है, फायर सेफ्टी है, उसका भूकंप सेफ्टी है, वाटर सेफ्टी है, बहुत सारे सेफ्टी क्यों की जा रही है, क्योंकि भाई मजदूर, भाई वो भी तो इंसान है, उनको भी जान बहुत जरूरी है। अगर मजदूर अगर सही नहीं रहेंगे, हम लोग देखेंगे उत्तराकाशी में जो मजदूर फंस गए थे उनके लिए कितनी ज्यादा मशक्कत की गई थी। ये उत्तराखंड की घटना है, ये समझ कि ये ऐसे एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेते हैं। इस बार देखिएगा एलटी के पेपर में ऐसा हुआ है, लोग क्या है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन पूरा घुमा के पूछ लिया। तो क्या है अभी उत्तरकाशी में पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा कि लोग फंसे हुए थे, उनके निकालने के लिए कितने विदेशों से मशीन मंगाए गए थे। तो मजदूरों का भी क्या है बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए। अगला है 43A में क्या जोड़ा गया है, 43A में क्या है, जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनको प्रबंधन में क्या होता है भाग। देखिए जो मजदूर होते हैं उनको भी क्या है कंपनी में हिस्सेदारी दी जाती है। ठीक है, जिस देखिए अगर मजदूरों को भी कंपनी में अगर हिस्सेदारी दी जाएगी ना, तो मजदूर भी उसको अपना कंपनी समझ के बढ़िया काम करेंगे। नहीं तो क्या अगर उनको केवल वेतन पे रखेंगे तो दिक्कत। देखिए जहां जहां पे लोगों को केवल वेतन पे रखा जाता है, तो जानते हैं कि आज काम कर रहे कल कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, फिर वो पे क्या होता है अपनापन नहीं आता। इसलिए क्या होता है उनको वहां पे क्या कर दिया, उनको वहां पे उनकी हिस्सेदारी बढ़ा दिया जाए। अगला है 47। देखिए 40 ये अलग अलग क्यों हो, क्योंकि इसमें अलग अलग गांधीवादी और समाजवादी अलग अलग कर दिया ना, तो इसलिए ये अलग अलग आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा। इसमें 36 से लेके 51 तक है पूरा है। आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि जो पोषण है, पोषण मतलब जो न्यूट्रिएंट है, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में आप लोग अभी आपको बताया कि राष्ट्रीय पोषण योजना, इसके बाद क्या है कि मिड डे मील योजना हो गया, उसके बाद भी ये राशन की दुकान से जो भोजन मिल रहा है, या जो चावल या दाल मिलती है या गेहूँ, ये सब क्या है पोषण के लिए बहुत जरूरी है। और इससे क्या होता है, अगर भाई
जो न्यूट्रिशन अगर सही से मिलेगा तो बीमार कम पड़े, न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन से क्या होगा, फिर बच्चे कमजोर हो जाएंगे और जो मजदूर है वो भी कमजोर होगा, जल्दी उनका होगा। इसलिए क्या है, ये सब जरूरी है। और कोई भी सरकार योजना बनाती है तो इन सारे जो डीएसपी के जो प्रावधान है या इनके जो, उन सभी को क्या है ध्यान में रखना। अगला है गांधीवादी विचार। देखिए गांधी जी क्या सोचते, आप लोग को बताते थे कि गांधी जी के बारे में समझ ले। गांधी जी का जो विचार था वो था क्या है, ग्राम स्वराज की विचार था। यानी जो जितने भी एक्टिविटीज जो शुरू हो वो गांव से शुरू हो। अगर गांव अगर क्या है सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो घर सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। अगर गांव के लोगों को अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, गांव के लोगों को अगर खाना नहीं मिल रहा है, तो देश को क्या करेगा। अभी देखिए अभी भी क्या है हमारे यहाँ पे लगभग क्या है 70% लोग गांव में निवास करते हैं। जब 70% लोग अगर परेशान रहेंगे तो फिर शहर में होगा। और गांव अगर अच्छा अनाज नहीं पैदा करेंगे तो शहर में जाएंगे क्या, शहर के लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पैसा खाएंगे खाएंगे नहीं, सोना चांदी ये खाया नहीं जा सकता, खाना तो अनाज है। चाहे अब अंबानी बन जाए चाहे भिखारी बन जाए, खाना तो आपको अनाज ही खाना पड़ेगा, या किसी को भी अनाज खाना पड़ेगा। इसलिए अनाज उत्पादन कौन कर रहा है, किसान कर रहे हैं। तो किसानों का गाँव है, और गाँव का अगर डेवलपमेंट नहीं है तो कैसे। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि क्या है, ग्राम स्वराज की अवधारणा जो है, ठीक है। और इसके लिए आत्मनिर्भर गांव की उन्होंने अवधारणा दी, सेल्फ डिपेंड विलेज की अवधारणा किसी थे, गांधी जी ने दिया। इसमें देखिए पहला उन्होंने बोला कि आर्टिकल 40, ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या पंचायत के बाद बता दी, जो पंचायती राज जो लिया गया ना पहले, ये आर्टिकल 40 में था, ध्यान दीजिएगा। तो ये पहला है पंचायत। अगर आपसे पूछे तो कि पंचायत कहाँ पे है, तो पंचायत का पहला उल्लेख आर्टिकल 40 में किया गया। उसके बाद 43 में क्या है, ठीक है। 43 में ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग, आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे एमएसएमई होता है। तो एमएसएमई सेक्टर होता है जिसको मीडियम, स्मॉल और कुटीर उद्योग कहा जाता है, एमएसएमई। तो ये जो एमएसएमई इंटरप्राइजेस होता है, एमएसएमई, तो ये जो इंटरप्राइज होता है ना, तो इनको क्या है, ये अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में होता है। और ग्राम जैसे बीड़ी बनाना हो गया, मोमबत्ती बनाना होगा, अगरबत्ती बनाना हो गया, उसके बाद तेल हो गया, ये सारे जो चीजें तो गाँव में होते हैं। तो गाँव में अगर ये सब नहीं होगा, क्योंकि गाँव में ये सब क्या होता है, इसका लागत कम होता है। शहर में अगर बनाना चाहेंगे तो इसका क्या होता है, लागत ज्यादा होता है, इसके क्या होता है, जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में इनको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अगला है 43 बी, क्या कहता है इसमें, सहकारी। सहकारी मतलब जो सोसाइटीज होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज होते हैं, उसकी गठन की बात करते हैं। सोसाइटीज का मतलब क्या होता है, जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुने होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में मिलकर क्या होता है, गांव में छोटा सा उद्योग लगाते हैं, और उसके माध्यम से जो गांव के लोगों को क्या होता है कल्याण करते हैं, जो बेरोजगार होता है उसको रोजगार मिल जाता है। तो ये जो सहकारी है, सहकारिता या जो कॉपरेटिव जिसे कहा जाता है, कॉपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो क्या है, आर्टिकल 43 बी में इसका उल्लेख किया गया। बी में क्या है, इसका उल्लेख किया गया। अगला है देखिए आर्टिकल 46। देखिए आर्टिकल 46 में क्या बोला गया, कि जो कमजोर वर्ग होता है, ये कमजोर मतलब इसमें मेनली महिलाएं होती है, SC ST होती है। ये जो कमजोर वर्ग होते हैं इनके जो शैक्षिक और आर्थिक प्रगति में काम, इसको देखिएगा, ऐसे जो लोग होते हैं ना इनको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। आप लोग देखोगे SC ST को क्या स्कॉलरशिप मिलता है पढ़ने लिखने के लिए, और भी बहुत सारी चीज होता है। तो ये सारे जो योजना बनाई गई है ना, इसको DPSP को मद्देनजर रख के बनाई गई है, इसको ध्यान रखिए। अगला है 47, जो हमारे राज्य है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा। यानी अलग अलग जो ये सरकारी हॉस्पिटल जो आप लोग देखते हैं, ये इसका निर्माण करने का उद्देश्य क्या है, यही है। 47 के माध्यम से जो क्या है, सरकारी जो हॉस्पिटल है या ट्रस्टशिप में जो हॉस्पिटल है इसके बनाने में किया गया। उसको जो नशीले पेय होता है, जो मादक पदार्थ होता है, जो नशीला होता है, उसको क्या होता है, रोकने की कोशिश करता है। तुम लोग देखिए इसलिए क्या होता है, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं इसमें टैक्स बहुत ज्यादा लगा होता है। जैसे शराब हो गया, बीड़ी सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, इसमें टैक्स बहुत ज्यादा, फिर भी लोग पीते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, वो अलग बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें टैक्सेस बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हुए अलग है। अगला है 48। इसमें क्या है, देखिए अभी आपको बताना कि जो क्या होता है, हमारे यूजफुल एनिमल्स होते हैं उनको क्या है, मारा नहीं जा सकता है। जैसे गाय हो गया, बछड़े हो गया, या जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं, यानी मिल्क प्रोडक्ट वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनको क्या है नहीं मारा जा सकता।
और उसके नस्लों में सुधार करने की बात की गई है। इसलिए देखिए अलग अलग जगह पे क्या है, पशु चिकित्सालय होते हैं। तो पशु चिकित्सालय में जो उसमें हाइब्रिड रूप से जो क्या है बच्चे को जन्म दिया जाता है, जो कृत्रिम गर्भधारण करवाया जाता है, तो वो सब इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए आप लोग देखेगा शहरों में गाँव में क्या होता है, पशु चिकित्सालय में यह ऐसे कार्यक्रम करवाया जाता है। जैसे गाय देखिए, गाय को गाय को नाम मानने के कारण देखिए ये भी धर्म का मतलब ये यहाँ पे नहीं है। गाय क्या होता है, एक उपयोगी एनिमल्स है। गाय से बछड़े मिलते हैं, दूध दही घी वगैरह सब कुछ मिलते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसलिए गाय का महत्व। अब बछड़ों का क्यों, देखिए पहले हमारे यहाँ पे मशीन तो नहीं थे, ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे, तो खेती किससे करा जाए, तो जो बैल होते थे, बैल से क्या होता है, खेती करते थे। अब देखिए गाय तो हर जगह नहीं पाया जाता, जैसे पहाड़ों में जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गाय नहीं होती है, यहाँ पे बकरी होते हैं और बहुत सारे और एनिमल्स होते हैं। तो क्या होता है, दुधारू पशु का मतलब है जो दूध देने वाली पशु होती है। तो गाय हो, ऊंट हो, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए उनको क्या है नहीं मारा जा सकता है। ठीक है, और उनको अतिरिक्त किसी को मारा जाता है। इसलिए देखिएगा जो मुर्गी है या मुर्गा जो भी चिकन होता है, उसको उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, उसको नहीं दिया। तो ये क्या है, ये हमारे यहाँ पे जो गांधीवादी विचारधारा है, तो ये कहता है कि ये गांधीवादी विचार है, तो इसको भी ध्यान रखना। अब ये अगला है हमारे यहाँ पे जो थोड़ा सा ज्ञानवर्धक जो लोग हैं, यानी हमारे जो सोसाइटी में जो अच्छे अच्छे जो महापुरुष हुए, उन्होंने क्या बात बताया उसके बारे में। ठीक है, हमारे अगर आप लोग अगर हमारे साहित्य को पढ़ेंगे, कुछ अपवादों को छोड़कर सभी साहित्य का जो मेन कंक्लूजन है वो बोलता है कि मनुष्य जो है उसमें कोई ऊंच नीच की भावना होनी नहीं चाहिए। सब क्या है, एक ही भगवान का देन है, एक ही भगवान है, सबका सबके शरीर में एक ही जैसा विचारधारा है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं। लेकिन क्या है, हमने अपने सोसाइटी को अपने हिसाब से जब बनाना शुरू किया तो उसमें बहुत सारे ऊंच नीच हो गया है, और लोग खुद भी कुछ बनाए हैं और कुछ हो गए हैं, तो उसी को क्या हटाना है। लेकिन हमारे जो महापुरुष है उन्होंने कभी ये नहीं बोला है कि ऐसे चीजों को मानिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आर्टिकल 44 क्या किया गया, अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा एकदम, क्योंकि अभी इसके बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। देखिए ये जो आर्टिकल है ना, यहाँ क्या होता है, हमारे देश में यूसीसी के बारे में बात करते हैं। तो यूसीसी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करते हैं, यानी सामान्य नागरिक संहिता के बारे में बात करते हैं। अभी देखिएगा आजादी के बाद क्या है, हमारे देश में केवल गोवा एक राज्य था। कहाँ, गोवा, जहां पे यूसीसी लागू था। अभी क्या है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या है इसे लागू किया। यानी वर्तमान में अगर बताया जाए कि किस राज्य ने सबसे पहले, मतलब गोवा को के अतिरिक्त, यानी आजादी के बाद, देखिए गोवा में क्या आजादी से पहले ये था, क्योंकि गोवा में क्या पुर्तगाली लोग पहले रहते थे, तो उन्होंने इसको लागू किया। आजादी से पहले गोवा में क्या यूसीसी था, लेकिन आजादी के बाद अभी क्या है उत्तराखंड में क्या है, तो इसको लागू किया गया। अभी देखिएगा अगर आप एलटी का पेपर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में जो यूसीसी के लिए एक कमिटी बनाया गया था, उस कमिटी के अध्यक्ष कौन थे। उस कमिटी के क्या थे, अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन आया था आपके एलटी में। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों का करंट अफेयर भी है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आता, तो उसका नाम था शत्रुघ्न सिंह थे उनके नाम। तो शत्रुघ्न सिंह क्या थे, ये क्या है, शत्रुघ्न सिंह क्या थे, ये यूसीसी कमिटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। उनके माध्यम से 9 सदस्यीय क्या था कमिटी बनाया गया था, जो उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू करने की बात। अब बताइए यूसीसी है क्या चीज, यानी कॉमन सिविल कोड है क्या चीज, पहले समझ लीजिए। कॉमन सिविल कोड देखिए आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के लॉ होते हैं। एक होता है फौजदारी जिसको क्रिमिनल लॉ कहते हैं, और एक होता है दीवानी जिसको क्या कहता है, दीवानी लॉ कहा जाता है जिसको सिविल लॉ कहा जाता है। देखिए हमारे यहाँ पर जो अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं, सबके लिए जो क्रिमिनल लॉ है वो एक जैसा, जो उसको फौजदारी कहते हैं। क्रिमिनल लॉ क्या है, सबके लिए बराबर है। चाहे वो हिंदू किसी का मर्डर करे, चाहे मुस्लिम मर्डर करे, चाहे ईसाई मर्डर करे, सबके लिए एक जैसा प्रावधान है। लेकिन जहाँ पे दीवानी की बात आती है, सिविल की बात आती है ना, वहां पे क्या होता है, इन कानूनों में डिफरेंस है। अभी अभी आप लोगों ने दोनों साथ विवाद सुने होंगे कि वक्फ बोर्ड होता है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता है।
तो मुसलमानों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार ये अलग है, हिंदुओं के लिए अलग है। हिंदुओं के लिए क्या है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम है, हिंदू क्या है, मैरिज एक्ट है, हिंदू हिंदू दहेज उन्मूलन एक्ट है। तो बहुत सारे एक्ट अलग अलग है, लेकिन मुसलमानों में अलग है, ईसाइयों में अलग है, इनके अलग अलग है। तो इस यूसीसी के माध्यम से ये किया जाए कि जितने भी सिविल केसेस है या सिविल मामले है या सिविल लॉ है, उन सबको क्या है, सभी भारत के नागरिक के लिए बराबर होगा। अब बोले कैसे होगा, पहले समझिए। शादी के एक मैटर को एग्जांपल से आपको समझाना। देखिए, हिंदुओं में जो शादी होता है ना, वो क्या होता है, जन्म जन्म की शादी होती है। आप लोग 7 जन्म के शादी मान के लोग चलते हैं, जो भी है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जिसको समझौता कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, भगवान को साक्षी मान के शादी करते हैं। इसे देखिए, जो शादी होता है वो यज्ञ वगैरह वगैरह करके करते हैं। देखिए, यज्ञ क्या है, ये मूर्ति पूजा से पहले की बात है, यज्ञ पहले है, मूर्ति पूजा बाद में है। तो यज्ञ को साक्ष्य मान के क्या, तो शादी करते हैं। लेकिन क्या है, मुसलमानों में जो शादी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी समझौता शादी होता है। उसके लिए क्या होता है, पहले जो निकाह होता है उसमें क्या होता है, एक अमाउंट भरना होता है। अमाउंट मतलब क्या होता है, एक अमाउंट देना होता है। अगर मान लेते हैं कोई तलाक हो जाए इनके बीच में, तो तलाक जब हो जाएगा, मान लेते हैं शादी जब हुआ, तब इन्होंने जो शादी के लिए जो कांटेक्ट किया है, वो उसमें 5,000 का कांटेक्ट किया। तो मान लिया आज से 50 साल पहले शादी हुआ है, और उसमें 5,000 रुपये बहुत बड़ा रकम हुआ करता था, आज से 50 साल बाद मान के चलिए। आज बहुत, लेकिन किसी कारण से क्या है, 2024 में उसमें तलाक, उनका तलाक हो गया। मान लेते 2024 में क्या होता, किसी बात में उनका झगड़ा हो गया, तलाक हो गया। अब देखिए भाई, कॉन्टेक्ट कितने रुपए के लिए हुआ था, 5,000 रुपए का। अगर तलाक किसी कारण से होता है, तो जो फीमेल यानी जो उनकी वाइफ थी, उनको क्या होगा, केवल 5,000 रुपए क्या होगा, मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5,000 रुपए। तो अब बताइए, 5,000 रुपए इसमें वर्तमान में एक महीने का खर्चा ही नहीं चल पाएगा। तो फिर उनके साथ क्या होगा, अब उनका एज भी ज्यादा हो गया होगा, तो वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करे। लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं होगा। हिंदुओं में क्या होगा, अगर उनके जो पति है, पति के अगर अपना कोई व्यक्तिगत संपत्ति है, समझिएगा, पति के क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति है, उनके माता पिता की संपत्ति नहीं, इसलिए उनके व्यक्तिगत जो संपत्ति है, और जो पति अगर कोई कार्य कर रहा होगा, उनको कोई सैलरी मिल रहा होगा, तो इनका क्या होगा, 50% मिलेगा पत्नी। जब तक वो पत्नी क्या होगा, दूसरी शादी ना कर ले। अगर दूसरी शादी का जीवन भर नहीं करे, तो उनको जीवन भर देना पड़ेगा, समझिएगा। अगर जीवन भर दूसरी शादी ना करे तो उनको देना पड़ेगा। दूसरी शादी जिस दिन से कर लेंगे, उस दिन से क्या होगा, ये वेतन जो अगर मान लो 1,00,000 रुपए वेतन है, तो 25,000 रुपए उनको पत्नी को देना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, देना बंद करेंगे। लेकिन मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। उनमें क्या होगा, जो रकम उसमें कॉन्टेक्ट की गई थी, उस रकम को क्या होगा, देना पड़ेगा। अब तो प्रॉब्लम ये होगा। उसके बाद ट्रिपल तलाक के बाद आप लोगों ने देखा हुआ, या मुस्लिमों में 4 विवाह होते हैं। 4 विवाह अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, महिलाओं का जो डिग्निटी है उसका भी क्या है, ये हनन होता है। कि भाई 4 महिलाएं होंगे तो वो महिलाओं को जो सुख सुविधाएं मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। ये बच्चों का जो सही से पोषण होना चाहिए, इससे भी क्या होता है, दिक्कतें होने लगती है। तो 4 होंगे तो अगर सबके बच्चे होंगे तो फिर क्या, महिलाओं को क्या होगा, दिक्कत होने लगेगी। तो ये सारी चीज क्या है, इसीलिए क्या, कॉमन सिविल कोड के माध्यम से क्या होता है, पूरे जो समाज है या पूरे देश के जो नागरिक है, उनमें महिलाओं को या जो भी व्यक्ति है, उनको सिविल जो लॉ है उनको बराबर मिलनी चाहिए। ये बात इसमें बोलते हैं आर्टिकल 44 में बोलते हैं। उत्तराखंड क्या है, आजादी के बाद दूसरा राज्य है दोस्तों। अब आर्टिकल 45 है, इसमें बोलते हैं कि जो 6 वर्ष है कि कम आयु के जो बच्चे होते हैं, यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनके देखभाल के लिए होता है। इसके लिए आप लोग देखे होंगे, जब बच्चे पैदा होता है तो उनको क्या है, आंगनबाड़ी के माध्यम से बहुत सारे सामान मिलते हैं, या जो मातृत्व लाभ योजना होता है उनको मिलते हैं। उत्तराखंड सरकार ने क्या है, और भी बहुत सारे योजना शुरू कर रखे हैं। फिर क्या होता है, 3 साल जब हो जाता है तो क्या, आंगनबाड़ी के माध्यम से उनको निःशुल्क पढ़ाई लिखाई का क्या होता है, काम दी जाती है। फिर उनको जितने भी टीके वगैरह होता है निःशुल्क लगाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 45 के अंतर्गत। आर्टिकल 48 के में क्या कहा गया है कि जो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर है और जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन है,
इसमें क्या है, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए। यानी पशुपालन और जो क्या है एग्रीकल्चर है उसमें क्या है, जो साइंटिफिक टेम्पर को क्या लाया जाए, साइंटिफिक क्या लाना चाहिए, टेम्पर को लाया, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है साइंस के नियमों को इसमें लगाया जाए। दूसरा है आर्टिकल 40A में क्या है, इन्वायरमेंट की रक्षा की जाए। इन्वायरमेंट की रक्षा बहुत ज्यादा है, आप लोग जानते हैं उत्तराखंड में इन्वायरमेंट का जो हानि हुआ है उसके कारण कितने लोग क्या है दिक्कत होगा, हमारे जो ग्लेशियर है वो कितने तेजी से क्या होगा मेल्ट होते जा रहे हैं। और अगर ऐसे मेल्ट होते जाएगा तो जितने भी उत्तराखंड से निकलने वाले नदियां है वो एक दिन गायब हो जाएंगी, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद आर्टिकल 49 क्या बोल रहे हैं, राज्य की कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्थल को क्या होगा रखना। देखिए हमारे यहाँ पे जितने भी महल बने हुए हैं या जितने भी स्मारक बने हुए हैं, मेनुमेंट बने हुए हैं, उनका संरक्षण करना क्या है हर नागरिक का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 में क्या बोला कि राज्य की जो सेवा है उसमें जो न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है यानी जो जुडिशियली है और जो एग्जीक्यूटिव है वो कभी एक नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों ने आज न्यूज सुने होंगे कि प्रधानमंत्री गए थे जो चीफ जस्टिस के फंक्शन में, तो कितना बड़ा विवाद हो गया। तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं कार्यपालिका होते हैं और जो न्यायपालिका होते हैं वो एक नहीं होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास कानून बनाने का अधिकार हो और कानून लागू करने का अधिकार हो और वही के बाद न्याय देने का अधिकार हो जाए तो फिर वो व्यक्ति क्या होगा, तमाशा बन जाता है, डिक्टेटरशिप बन जाता है। इसलिए क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने की बात करते हैं। फिर आर्टिकल 51 क्या बोलते हैं, इसमें विदेश नीति के बारे में बोलता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है वो। देखिए हमारे यहाँ का जो विदेश नीति है वो है वसुधैव कुटुंबकम है। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम का क्या होता है नारा हमारे यहाँ पे, कि हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम मेन मतलब होता है पूरा विश्व हमारा इस बार यह सम्मान। तो ये जो धारणा है ये हम लोग क्या है इसमें मानते हैं। तो ये 51 तक क्या हो गया हमारा, 36 से लेके 51 हमारा क्या हो गया डीपीएसपी हो गया। ये तो इन सारे डीपीएसपी के जो काम है यानी जो उनका जो प्रावधान है उसको याद कर रखिएगा। जो जैसे मेन जो है उसको तो याद रखिएगा, चाहे आर्टिकल 44 हो, आर्टिकल 40 हो, जो 51 हो, उसका 50 हो, ये सारे जो आर्टिकल हो जो इम्पोर्टेंट होता है ये बार बार पूछे जाते हैं। 44 तो एकदम याद करके रखिएगा क्योंकि उत्तराखंड में पहली बार लागू किया स्वतंत्र भारत में, इसको आपको ध्यान रखना है। इसको क्या करना है आपको, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 44 एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये शत्रुघ्न सिन्हा जो है, सिंह जो है, उनको भी ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें कुछ डीपीएसपी में कुछ संशोधन करके बाद में डाले गए हैं, ये उसी में है तो उसमें ये अलग से मैंने बता दिया हूँ। अगर आप लोग अगर टाइम होगा तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये उसी चीज है, उसको आपको अलग अलग करके बता दिया। जैसे देखिएगा क्या हुआ है, कब कब क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको भी ध्यान रखिएगा। इसलिए बोल रहा कि इस बार जो पेपर है थोड़ा सा कठिन बन रहा है, इसलिए क्या है हर एंगल से हमें तैयारी करना चाहिए। तो देखिए 42 जो हमारे संविधान में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें क्या था, इसमें कुछ चीजों को क्या है ऐड कर दिया गया था। उसमें 39A को दिया गया जिसमें निःशुल्क शिक्षा कानूनी छात्रा। अब लोग जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कमजोर होते गरीब लोग होते हैं, महिलाएं होते हैं ना, उनके केस क्या होता है फ्री में सरकारी वकील लड़ते हैं, तो उनको आर्टिकल 30A में उसको बोला कि निःशुल्क क्या है कानूनी सहायता दी जाती है। ठीक है, निःशुल्क क्या होता है कानूनी सहायता दी जाती है। फ्री क्या होता है, जो लॉ एडवाइजर एड दी जाती है, जो गरीब होते हैं, SC ST के लोग होते हैं या जो महिलाएं होते हैं उनको दी जाती है, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनको दी जाती है। आगे है 43A में क्या है, यहाँ पे जो प्रबंधन है संरक्षण के बारे में है जो बता दें। 48A में क्या है, पर्यावरण के बारे में आपको बता दें कि पर्यावरण और वन्य जीव इसमें शामिल है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको संरक्षण करना भी मुद्दे होगा। और ये भी देखिए आपको बता कि 2002 में क्या है 86 संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है अनुच्छेद 45 के विषय में क्या था उनमें बदलाव कर दिया गया था। और जो फ्री एजुकेशन की बात है वो आर्टिकल 21A में इसको शामिल कर दिया, जो आपको पिछले क्लास में आपको बता देता कि आर्टिकल 21A में क्या है फ्री एजुकेशन की बात की है, जिसमें क्या RTE के बारे में है। और RTE एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेडागोजी या इसमें से एक में क्वेश्चन पूछना पड़ता है। इनको दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से किसी में भी पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि
डीपीएसपी क्या है, तो आप सिंपल भाषा में बोलिए कि डीपीएसपी हमारे जो संविधान है उसमें आयरलैंड से ली गई है, और भाग 4 में इसको, भाग 4 और आर्टिकल 36 से लेकर 51 में इसको शामिल किया गया है। और इसका जो मेन उद्देश्य है यहाँ पे जो सामाजिक, आर्थिक और जो बौद्धिक समानता लाना है, उसके लिए क्या है बात की गई है। तो इन तीनों के बारे में क्या है इसमें बात की गई है, तो इसके लिए क्या है डीपीएसपी को लाया गया है हिंदी में। और डीपीएसपी को ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी के माध्यम से आपको बताया कि इसको न्यायालय में हम नहीं लाया जा सकता। इसको क्या है, हम न्यायालय में इसको नहीं ले जाते। जैसे मौलिक अधिकार में आपको बताया कि आर्टिकल 32 और 226 के माध्यम से हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ऐसे इसमें हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम नहीं जा सकते, इसको नहीं। ये केवल क्या है, सरकार कोई योजना बनाएगी तो उसके बारे में क्या है हम बात करें। ठीक है, तो आप लोग अगर डीपीएसपी संबंध कोई अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है डीपीएसपी के संबंधित तो आप लोग क्या है उसको पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, इतना पढ़ लेंगे तो बहुत ज्यादा है, इतना काफी है हम लोग। देखिए, इसके बाद जो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनका शुरू करेंगे, प्रेसिडेंट शुरू करेंगे। तो अभी थोड़ा टाइम कम है, फिर भी क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, इसके बाद हम जो शुरू करेंगे वो पार्ट 5 में शुरू करेंगे, और वो है हमारा प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे आपको बताया था। देखिए, एक बार ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ पे क्या होता है, हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग होता है। अब बोलोगे हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द गवर्नमेंट में क्या अंतर है। देखिए, हेड हेड मतलब मुखिया, और नेशन का मतलब राष्ट्र का मुखिया होता है, और एक सरकार की मुखिया होती है। हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनको क्या कहा जाता है, हेड ऑफ द नेशन कहा जाता है। जैसे राष्ट्र को, राष्ट्र के पति होते हैं, राष्ट्र के पति। और एक बात है, जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होंगे, राष्ट्रपति। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पे प्रधानमंत्री की बात आती है। हमारे देखिए, हमारे सरकार के प्रमुख कौन है। अब ये सरकार के काम काजों में हम कभी राष्ट्रपति के बारे में नाम ही नहीं सुनते, लेकिन क्या होता है, जब कभी भी हमारे यहाँ पे कोई भी विदेशी कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके हस्ताक्षर या उनके साइन जरूरी होता है, उनके नामों से होता है। देखिए, प्रधानमंत्री के नाम से कोई भी जो संधि या ट्रीटी नहीं होता है, जितने भी संधि होती है या ट्रीटी होती है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। क्यों, राष्ट्रपति क्या हमारे राष्ट्र के क्या है, अध्यक्ष है, समझिएगा। और क्या था, हमारे जो राष्ट्र है उसके क्या है, तो संवैधानिक अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, वो हमारे प्रेसिडेंट है। और इनको प्रथम नागरिक कहा जाता है, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे। देखिए, हमारे देश में अभी बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं। सबसे पहले जो राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए थे, और वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है। इनमें जो पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, देखिए पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी बनी थी। और ये दूसरी है जो आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी बात है कि देखिए, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति है उनका कार्यकाल क्या होता है, 5 साल का। और कार्यकाल कितने होते हैं, 5 साल के होते हैं। और 5 साल से